कह रहे थे आप करते जाओ करते जाओ करते जाओ, लेकिन समय अनुसार अब बदलते हुए पेरेंट को तुम भगवान हो, हम ब्रह्मास्मि याद रखो, ब्रह्मा तुम हो, रचनाकार तुम हो, खुदा खुद वर्ड से खुदा बनाया ना, एक डंडा ही तो लगा है। कि बच्चा है वो औरत कैसे, लड़की कैसे गाना गाएगी, उसके भाव क्या होंगे, उस किस तरह से नाचेगी। ये मेरा चार शौक है। फिल्म लाइन में मैं किसी पार्टी में जाता नहीं था। ओम शांति। आबू रोड शांतिवन के मनमोहिनी कॉम्प्लेक्स में स्थित गॉडलीवुड स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आपका अपना प्रोग्राम लेकर एक मुलाकात। इंसान ज़िंदगी में कितने लोगों से मिलता है? जब से आपने होश संभाला है, एक सिंपल सा कैलकुलेशन कीजिए कि जब से आपने होश संभाला है तब से लेकर आज तक आप कितने लोगों से मिले होंगे, कितने लोगों से आपने मुलाकात की होगी। ये सिलसिला चलता ही रहता है, ज़िंदगी भर चलता रहता है। लेकिन फिर भी एक ख्वाहिश रहती है, एक ख्वाहिश रहती है कि एक पर्टिकुलर फील्ड में कुछ लोगों से आपको मिलना था लेकिन आप मिल नहीं पाए। एक मुलाकात, हमारा उद्देश्य यही, हमारा मकसद यही कि हम ऐसी हस्तियों को आपके सामने लेकर आएँ, ऐसे लोगों से आपको मिलवाएं जिनसे आप सच में मिलना चाहते हैं। एक ऐसी ही मुलाकात आज हम करने जा रहे हैं। पंजाबी फिल्मों में लगभग 180 से ज़्यादा फिल्मों में आप काम कर चुके हैं। एक्टर, प्रोड्यूसर, कॉमेडियन, सब कुछ। कहते हैं कि उनके बिना पंजाबी फिल्मों की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऐसी एक शख्सियत हमारे बीच में है, मेहर मित्तल साहब। ओम शांति साहब। ओम शांति नासिर भाई, बहुत सारा स्वागत आपका। थैंक यू वेरी मच। गॉडलीवुड स्टूडियो में बहुत बहुत शुक्रिया जी। आपके चेहरे से लग रहा है कि आज आपको यहाँ आकर बहुत आनंद लग रहा है। आनंद तो यहाँ पर शांतिवन में आ जाता है जी। जब शांतिवन में आ गए ना तो आनंद आ गया मधुबन में। आप आनंदवन में आ गए। ये सिलसिला इसके बारे में हम थोड़ी सी बाद में बात करेंगे। पहले तो ये कि जहाँ से आपका ताल्लुक़, जिस मिट्टी से आपका ताल्लुक़ है, ये बताएं कि आपकी पैदाइश कहाँ हुई? एक्चुअली मैं पैदा हुआ बठिंडा के एक गाँव है जी, चुग्गा खुर्द, छोटा सा गाँव है। हाँ जी। बड़ा बैकवर्ड गाँव है। हमारे गाँव में ना गुरुद्वारा था और ना मंदिर था। हाँ जी। हम बड़ियों के घर 2 थे, बाकी सब किसानों के घर थे। अच्छा जी। और उसमें एक घर हमारा था। हम 7 भाई थे, 2 बहनें थे और मैं 8वां था। अच्छा जी। तो जब मैं पैदा हुआ एक्चुअली, तो जब मेरी परवरिश हुई तो मैं डरपोक, जो कहते हैं ना, डरपोक लड़का था। डरपोक का मतलब ये समझ लीजिए कि मैं कुछ अध्यात्मक था। तो जब मैं नीचे खेलने जाता था तो कोई मुझे मारता तो मेरे बाप कहता, मगर मुझे मारा उसने, तो मेरा बाप कहता भाई तू मारता, मगर फिर वो रो पड़ेगा अगर मैंने मारा तो। क्या बात। तो मेरे बाप को दुख होता है इस बात का, ये खुद मारे क्यों हम जाते हैं। झूठ बोलना मैंने सीखा नहीं कभी लाइफ में। चोरी करना मैं इसलिए नहीं सीखा कि कभी मेरा बाप पकड़ा ना जाऊँ। डरपोक था ना, भी मैं पकड़ा गया तो मैं मारा जाऊँगा। ना कभी जीवन में चोरी की, उसके बाद ना कभी, बचपन से ही ना मैं झूठ बोला, रोता था। लेकिन इस डर की वजह से आपकी पढ़ाई तो बीच में नहीं रुकी ना? ना पढ़ाई तो भी होनी है जी। हाँ जी। अभी तो मैं ये 7 साल से पहले वाली बात बताता हूँ। अच्छा जी। तो जब मैं 6-7 साल का हुआ तो हमारा एक भाई चला गया बठिंडा। अच्छा। और एक भाई चला गया गिदरबहा। जो बठिंडे में मेरी माँ ने कहा भी चले इसको बठिंडा भेज देते हैं और ये वहाँ पढ़ा करेगा। तो वहाँ पर जब पढ़ने गया तो वहाँ मैं स्कूल से डर गया मैं, मगर वहाँ पर इंजेक्शन लगाते हैं तो मुझे बहुत डर लगता था। खैर जी, पर मैंने ये समझा कि ये मुझे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि भी मेरी माँ ने कहा है, बाप ने कहा है भी जाना है। ये आप बता सकते हैं कौन सा साल होगा जब आपको पढ़ाई के लिए भेज दिया गया था? मैं जी 1934 में पैदा हुआ और 7 साल जोड़ो 7 4 के 1941-42। तो ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आपने उस समय जो स्वतंत्रता संग्राम जब चल रहा था, तो क्या कभी आपको ऐसा मौका मिला कि आपने गांधी जी को देखा हो? मैंने जवाहरलाल को देखा था। वो फरीदकोट जा रहा था तो स्टेशन पर उसने बोलना था बाहर निकल के। अच्छा जी। तो वो तो जी बोलते बोलते गर्म हो गया। जवाहरलाल जी चलो फेंको, ये फेंको सारा। मैंने कहा गुस्से बहुत होता है। उसने कहा भाई गुस्से हो गया, अभी कहने लगा भी ये लाउड स्पीकर, बस मुझे स्पीकर की लोड़ नहीं, मैं खुद बोलूँगा, मैं जानता हूँ मेरी जनता है, मैं इनसे प्यार करता हूँ। वो बोल रहा, मैं भी वहाँ पर चला गया, छोटा था। तो वो आगे ट्रेन के आगे चला गया, किसी ने टिकट तो ली नहीं, हमने भी टिकट, मैंने तो टिकट क्या लेनी थी, तो मैं वापस आ गया। मुझे उस वक्त ये पक्का पता था भी ये हमारा आज़ादी का टाइम चल रहा है और हम आलू के बना के ना, जय हिंद,
जी आलू जी पोटैटो के, पोटैटो के तो वो लोगों को लगाया करते थे। हाँ, उसमें स्याही लगा के और उसके बाद उसको जो है चिपका देते थे, चिपका दिया करते थे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसे की करते थे। तो फिर एक दफा जयपुर का नारायण ने आना था वहाँ पर, उस वक्त मैं छोटा था जी। तो वो ही केम 4 आवर्स लेट। अच्छा। तो जानता बैठी नहीं जी वहाँ पर। तो मैं तो खैर सही फ्रेंकली स्पीकिंग मैं 2 घंटे के बाद वापस आ गया। पर मैंने बाद में कहा यार मैं ही सुन लेता उसको, छोटा था मैं। आप मुझे एक बात बताएं कि 1947 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उस वक्त उसके दूसरे दिन यानी 16 अगस्त को आपने क्या किया था? अभी 16 अगस्त को तो हमारे बठिंडा में तो लड़ाई चल रही थी काफ़ी। हाँ जी, पार्टीशन के। हाँ जी, पार्टीशन की लड़ाई चल रही थी जी। तो कर्फ्यू लगा हुआ था। जब मार्केट आई थी तो मैं एक्चुअली लाशों के बीच में से गया। हाँ, यानी वहाँ के लोग दूसरे हालात से जूझ रहे थे, हालात काफ़ी खराब थे। पर फिर मैं तो डरता नहीं था, मैं तो चला गया। हमारे आटा पसाना था, आटा पसाने के लिए रास्ते में लाशें पड़ी हुई थी, तो हम वी कैन नॉट डू एनीथिंग। फिर आप पढ़ाई के लिए उसके बाद कहाँ से कहाँ चले गए? फिर जी मैं जो डरपोक था ना, तो मुझे 4th क्लास, वो अभी हुआ नहीं थी आज़ादी, जब आज़ादी मिली नहीं थी ना, तो मैंने 1 साल अपनी बहन के साथ गुजारा। क्योंकि तब बहन के पास चला गया कि मुझे मारते थे और मुझे चीज़ आती नहीं थी, तो कान मुझे पकड़ना नहीं आता था। तो फिर वहाँ से चल के फिर मैं वापस आया, फिर आज़ादी मिली जी। अच्छा जी। हाँ जी। फिर कहाँ से पढ़ाई कहाँ ख़त्म की आपने? पढ़ाई मैंने SD हाई स्कूल में मैट्रिक की जी, बठिंडा में। हाँ जी। हाँ फिर जी। वहाँ पर ही मैंने BA किया जी। वाह। तो बाद में फिर आपने कुछ शिक्षक भी रहे आप? में उसके बाद मैं ट्रेनिंग कर ली टीचिंग की। अच्छा जी। तो टीचिंग की ट्रेनिंग कर ली। आई वाज पोस्टेड एट बुढ़ाडा मेरी पोस्ट होगी। अच्छा जी। तो एक्चुअली वहाँ पर मेरा दिल न लगा। दिल इसलिए लगा कि मेरे में कुछ आध्यात्मिक चीज़ें थी, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो मैं कहता ये पढ़ाते तो है नहीं, सारे बैठे रहते हैं और मैं अकेला पढ़ाता हूँ। मुझे लोग कह लेते भी मेरे बच्चे की निगाह रखना, मेरा दिल लगा, मैं हट गया वहाँ से। आपकी अंतरात्मा ही शुरू से इस बात के लिए हाँ, गवाही नहीं देती थी कि ये सब जब पढ़ाना चाहिए टीचरों को। जब मैं पढ़ता मैं खुद कहता था अभी टीचर क्यों नहीं पढ़ाते, बैठे रहते हैं, तो निकलो किताब में भी। उस वक्त भी मैं बाद में बताऊंगा आपको कि मुझे कितना दुख होता था इस बात का, नींद नहीं आती थी एक्चुअली। जब मैं टीचर बना, फिर मैं टीचर हट गया, मेरा शादी होगी, मैंने अपने घर वाली को कहा भी मैं तो ला करूँगा, कि ला कर लो। तो ला के पास वो कहे मैं तो वो टीचर थी, मैं तुम 100 रुपये मुझे भेज दे रहे ना, बाकी मैं इंतजाम कर लूँगा। मैं चंडीगढ़ में आ गया। तो चंडीगढ़ में उस वक्त पहले बार ला क्लासेस शुरू हुई थी। अच्छा। हाँ जी, मतलब कि पहले साल चंडीगढ़ में 1960 में क्लास शुरू हुई। फर्स्ट सेशन था और फर्स्ट सेशन में आपने ज्वाइन कर लिया? फर्स्ट सेशन में PEL ज्वाइन कर लिया मैंने जी, फर्स्ट ईयर। तो वहाँ पर मुझे जॉब चाहिए थी, तो मैं ढूंढता रहा। मेरे पास एक लड़का था मेरे साथ, वो तो बाद में जज रिटायर हो गया। तो मैं फिर बाद में मुझे सर से मिल गई, भगवान की कृपा से। कैसे मिली वो तो बहुत लंबी कहानी है, फिर बताऊँगा जब कभी फिर टाइम मिला हमें। फिर मैंने रात को क्लासें की और दिन में जॉब करता था। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जितना सीरियसली, जितना सिंसियरली बात कर रहे हैं, जितनी गंभीरता के साथ आप बात कर रहे हैं मेहर मित्तल, उतने गंभीर आपने कभी भी रोल नहीं किए फिल्मों में। हमेशा लोग इनको देखकर गुदगुदाते थे, लोग हमेशा हंसते रहे हैं। मेहर मित्तल साहब, हम बात कर रहे थे आपसे लॉ के बारे में कि आपने बताया था कि आप लॉ करने से पहले आप टीचर थे, उसके बाद फिर आपने लॉ किया। उस जब मैंने लॉ किया जी, मैं पहले बता दूं, मैं लॉ से पहले जब मैं पढ़ता था तो हमने ड्रामा किया था जी। दैट वाज वेरी गुड। पर जब हमने टीचर्स ट्रेनिंग में ड्रामा किया ना, और ड्रामा करके मैं दूसरे दिन बाहर निकला, तो रास्ते में लेडीज घर से बाहर निकले देखने लगी। मैं ये तो पहली बार देखा यार, भाई मैं ऐसा क्या रोल कर दिया टीचर ट्रेनिंग में। चलो मैं कोई बात नहीं। जब मैं लॉ में रोल किया तो लॉ के रोल वहाँ पर जस्टिस बेदी था, वो भी देख रहा था। तो उसने कहा यार ये लड़के को बुलाओ मेरे पास। तो मैं गया, कहते यू डिड वेल यार, वेरी गुड। मैं तो कमाल है जी। उसके बाद सारे प्रोफेसर मुझे जाने लग गए। मतलब इट वॉज वेरी गुड प्ले फॉर मी, और मेरा एक्टिंग बहुत शानदार लोगों ने मतलब कि लाइक किया। उसके बाद जी मैं प्रैक्टिस शुरू कर दी चंडीगढ़ में ही। अच्छा जी। और की थी 2 बार इनकम टैक्स, सेल टैक्स। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं कोर्ट में नहीं गया। तो वहाँ पर भी हमने 3-4 प्ले किए। तो 3-4 प्ले के बाद मेरी पोजीशन ये होगी कि जब भी मैं प्ले करता था ना, तो लोग मुझे मिलने के लिए घर पर आ जाते या वहाँ पर खड़े हो जाते सारे। तकरीबन मुझे 800 आदमी है ना, तो 300 आदमी मुझे बाद में बातें करना चाहते, मिलने के लिए खड़े होते थे। हाँ, फ्रैंकली स्पीकिंग। मतलब बाबा जी, मैं सच्ची बात, अब तो मैं चाहता भी नहीं प्राउड कोई बात, कोई बाबा कहता अभिमान मत करो। तो जी
मुझे ये लगा, मगर बाबा परमात्मा चाहता क्या है मेरे से, मैं तो प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ये क्या चाहता है। तो फिर जी मैं एक ड्रामा, एक बलवंत गार्गी बहुत बड़ा राइटर, उसके बाद तो डेथ होगी उसकी बेचारे की, उसने 2 प्ले किए, गगन में थाल, द लिटिल क्ले कार्ड, इंग्लिश का प्ले था, लिखा था अपने 20वीं सदी में अपने हिंदी आदमी ने। तो दोनों प्ले में आई स्टूड फर्स्ट। एक में 75 एक्टर्स थे, एक में 60 एक्टर्स थे, 60 एक्टर्स, एक में 75 एक्टर्स। उसमें आप फर्स्ट आए थे? उसमें लोग कहने लगे, बस मुझे समझ नहीं आई जी। बस फिर मैं प्रैक्टिस करता रहा, ये भी करता रहा। फिर कुछ आदमी बम्बे से आ गए, एक प्रोड्यूसर आ गया, कहता मैं पंजाबी फिल्म बनाना चाहता हूँ, आपको लेना चाहता हूँ यार। हसनपुरी था, इंद्रजीत सिंह हसनपुरी, उसने कहता मैं फिल्म बना रहा हूँ तेरी मेरी एक जिंदगी, मगर मैं काम करूँगा। मुझे बम्बे से आदमी आ गए, हम बैसाखिया प्रोग्राम करना चाहते हैं, मगर हाँ जी, तो ये लो टिकट भाई अपनी 200 रुपये, उस वक्त 200 रुपये बहुत ज़्यादा थी, तो आपने आ जाना। वो भी मैं चला गया, तो मैं काम करने लग गया। अच्छा, तो तेरी मेरी एक जिंदगी ये आपकी पहली फिल्म? पहली फिल्म थी जो स्टार्ट हुई। अच्छा, ये यहाँ से पहला आपको ब्रेक मिला? हाँ जी। तो उसके बाद जी वो जब मैं धर्मेंद्र साहब को मिला, तो उसने मेरे डायलॉग सुने, वो कहता यार केड़े बंदे ने फड़ ले, शानदार है यार, मतलब किस बात तो कमाल का बोलता है यार, कमाल का बोलता है। हाँ। और फिर मनोज कुमार के पास चला गया। मनोज कुमार कहते हैं ना भी तुम्हारा, तो मैं कहता सोडा सड्डा साडा, साडा, कहता सोडा साडा, कहते लोग सोडे साडे पसंद करी जाते हैं, कहते मुझे समझ नहीं आती। वो भी मुझे लाइक करने लग गया। हाँ जी। बस फिर इस तरह फिल्मों में काम। फिर एक्चुअली मैं किसी के पास नहीं गया कभी भी फिल्म के लिए, लोग अपने आप आते रहे मेरे पास। नहीं, लेकिन जैसे कॉमेडियन की तरफ आपका झुकाव हुआ, तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि आपने एक्ट सिर्फ एज ए हीरो करके आपने शुरू करना चाहिए? जो ओरिजिनल फिल्में हैं ना, ये कॉमेडी पर चलती हैं। अच्छा जी। हाँ जी, चाहे वो गुजराती हैं, चाहे अपना मराठी हैं, जी। चाहे पंजाबी है, नंबर 1। और हीरो का रोल कम होता है उसमें, कॉमेडी लोग चाहते हैं। हीरो तो हिंदी में भी लिखते रहते हैं। और सेकेंडली मेरा जो रुझाव था वो भी कॉमेडियन था। अच्छा जी। तो इसलिए आई बिकेम कॉमेडियन। तो कॉमेडियन इज इंडिस्पेंसिबल फॉर पंजाबी इंडस्ट्री, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो तब मैंने ये किया जी। तो कॉमेडी में तो ठीक है, आपका अपना स्टाइल रहा है, क्योंकि जो मैंने फिल्में देखी हैं आपकी और जो फुटेजेस देखी आपने हैं, सारी तो देखी होगी ना? सारी नहीं देखी हैं, लेकिन जितनी देखी हैं उसमें हाँ, ऐसा भाई। लगता है कि आप किसी से इंस्पायर नहीं हुए, लेकिन फिर भी हिंदी में जो कॉमेडियंस हुए उनमें आप किसको ऐसा मानते हैं उसमें कि? मैं महमूद मेन, महमूद साहब हाँ, को। जानी वाकर, जॉनी वॉकर साहब। एक पाकिस्तानी था मुनव्वर शरीफ, मुनव्वर शरीफ पाकिस्तान में था, उसका भाई भी एक्टर था। मुनव्वर शरीफ मुझे फर्स्ट लगा, नंबर 1। अच्छा जी। वैसा एक्टर मैं देखा ही नहीं आज तक। उसकी कॉपी एक फिर बाद में फिर बनाई इन्होंने हिंदी की, उसमें धर्मेंद्र ने रोल किया। अच्छा जी। धर्मेंद्र खुद मानता है कि मैं उसके मुकाबले रोल नहीं कर सका, उसकी डेथ जल्दी हो गई थी मुनव्वर शरीफ की। आपने 100 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया मैंने है। फिल्मों पर काम किया जी, 180 फिल्में रिलीज हो चुकी है। 180 फिल्में हाँ, आपकी ये रिलीज बात हो है। चुकी। 30 साल लगभग आपने काम किया। एक 35 साल जी। हाँ 35 साल हाँ एक जी। छत्र वहाँ पर राज हाँ किया, जी। क्योंकि आपके आगे तो कोई हीरो भी फीके पड़ जाते थे और वो तो सबको बातें तो और लोग जो हैं फिल्म देखने आते थे तो ये देख कर आते थे कि इसमें मेहर मित्तल है कि नहीं। हाँ, ये दौर तो आपका हाँ, रहा है। ये पता है, ये भगवान ने किया कि मैं एज एडवोकेट वहाँ पर चला गया, वरना तो मैं भूखा मर जाता वहाँ पर। नहीं तो आपको अपनी की हुई फिल्मों में सबसे अच्छी फिल्म कौन सी लगती? आपको ऐसा, वैसे तो आपको वैसे आपकी बहुत की हुई सभी अच्छी मुझे होंगी। लगी जट्टी, आई जट्टी। वाज हीरो इन दैट फिल्म। अच्छा जी। जीजा साली, आई वाज हीरो। सरपंच, सरपंच। हाँ जी। उसके बाद तेरी मेरी जिंदगी, एक जिंदगी। उसके बाद काफी फिल्में ऐसी। एक बाबा के ऊपर एक फिल्म की थी आपने। हाँ, उच्चा दर बाबे नानक दा, हाँ जी, वो भी बहुत मेरी बहुत बड़ी अच्छी ठीक थी, हाँ फिल्म जी। थी। और अपना काफी फिल्में थी ऐसी। मौजा दुबई दिया भी एक पिक्चर थी आपकी। ये पिक्चर मतलब छोटी थी। शेर दा पुत्र शेर। शेर ये भी ठीक थी, मगर वो जो हिट फिल्म है वो बताता हूँ मैं ये। हाँ जी। और यह जट यमला, यार जमला, हाँ ये ठीक है। ये भी फिल्म चली थी। कई फिल्मों में मुझे सेंसर के बाद लिया गया, सेंसर द्वारा कराई फिल्मों में। मैं ये बताना चाहता हूँ सिर्फ आपको, भाई साहब नासिर भाई, मतलब ये प्राउड की बात नहीं, उन्होंने सेंसर करवा ली पिक्चर जी। वो चले गए पंजाब। वो कहने लगे इसमें मित्तल है कि नहीं भाई? फिर मित्तल है नहीं, कहते फिल्म फिलेंगे। दोबारा पास आए, मैंने एक्टिंग की, रोल लिखा। रोल लिखने के बाद फिर मैंने नाम बदला उसका नाम कोई और था, मगर आप उसका नाम बदल दो। फिर मैंने नाम रखा चोरानो मोर वो इसका नाम ये रखो। फिर उसने दोबारा सेंसर करवाई पिक्चर। दोस्तों, ऐसा बहुत कम होता है कि जब डिस्ट्रीब्यूटर जो है, एक हिंदी फिल्मों में ज़रूर इसका चलन रहा है कि
संगीत निर्देशकों को लेकर के डिस्ट्रीब्यूटर्स अपनी चॉइस बताया करते थे, लेकिन कोई कॉमेडियन है कि नहीं ऐसा लगभग हिंदी फिल्मों में भी नहीं हुआ है। और डिस्ट्रीब्यूटर्स बाकायदा पूछते थे, कितनी बड़ी बात उन्होंने बताई है मेहर मित्तल साहब ने, कि इसमें मेहर मित्तल है कि नहीं। अगर वो नहीं होते थे तो डिस्ट्रीब्यूटर्स फिल्म खरीदने से मना कर दिया करते थे। उसके बाद स्पेशली उनके लिए रोल लिखे जाते थे, फिर से उसको रीशूट किया जाता था और फिल्म बाद में रिलीज़ होती थी उन्हें डिस्ट्रीब्यूटर्स के जरिए। उसके बाद टेलीविज़न आ गया, टेलीविज़न से फिर चीज़ें बदल गई। तो टेलीविज़न सेट बात ये है कि कॉमेडियन वो कामयाब होता है जो अपने डायलॉग खुद लिख सकता है। अच्छा, ये तो 100% ये वर्ड में है, वर्ड में, सारी वर्ड में ये हाल है कि जो कॉमेडियन जिसने कामयाब होना ना, चाहे वो महमूद है, चाहे वो जानी वाकर है, चाहे वो नमरदीफ है, चाहे वो अपना चार्ली चैपलिन है, चार्ली चैपलिन, अगर वो खुद नहीं लिख सकता ना, देन ही कैन नॉट बिकम। उसका क्या कारण बताएंगे आप? रीजन कारण ये है कि जो एक्टिंग की हलचल है, जो मूवमेंट है, वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर बता ही नहीं बता सकता, नहीं बता सकता। हमने कैसे बोलना है, कैसे करना है, कैसे, यू कांट इमेजिन। मित्तल साहब, आपने तो लगभग 72 से फिल्मों में काम करना शुरू किया। पहले फिल्में भी आपने देखी हैं, अब जो फिल्में बन रही हैं और तब जो फिल्में बनती थी, तो अब परिवार के साथ आप फिल्में नहीं देख सकते। गानों का स्तर भी वो नहीं रहा है और फिल्मों का भी स्तर वो नहीं रहा। इसके लिए आप किसको दोषी मानते हैं? इसके लिए मैं बहुत क्लियर बात बताता हूँ आपको। ये खाली फिल्मों की बात नहीं है, ये सारी संस्था, जैसे सारी पद्धर की बात ही है। दफ्तरों में बुरा हाल हो गया, लोगों के चलने में बुरा हाल हो गया, लड़कियों के पहनने में बुरा हाल हो गया, लड़कियों को समझने की बात रही नहीं, लड़कियों के कपड़ों की कपड़ियाँ, लड़कियाँ, जब हर एक चीज़ में खराबी आ गई तो ये चीज़ें नज़र आती हैं आपको, क्योंकि आप फिल्म देखते हो, बाकी नज़र नहीं आती। अदरवाइज ये सारा जो वेस्टर्न टाइप है ना, वेस्टर्न टाइप तो ख़त्म हो रहा है, हम वेस्टर्न से भी ज़्यादा फैशनेबल हो रहे हैं, तो हम अपने आप को ख़त्म कर रहे हैं। ये तो कलयुग की बात मैं बताऊँगा बाद में जब टाइम आएगा। ये तो ये कल फिल्मों की बात नहीं। देखो, मैंने एक फिल्म में जो आते हैं ना वो हंसी वाले एक एपिसोड, तो मैंने एक में कहा, यार तुम बहुत गलत बोलते हो। कहते हम गलत बोले, हमें नहीं फर्क पड़ता, जो बनाने वाले हैं कहते हमें तो पैसे मिलते हैं, हमें ऐड मिलती है, हम क्या करें। तो ये रोक नहीं सकेगी अब, ये तो खात्मा इसका एंड कब होगा ये यू कांट इमेजिन। तो आप इसको टेलीविज़न को दोष देते हैं? इसको किसको? टेलीविज़न को मान लो कि मेरा दोष नहीं है, ये सारी दुनिया का, स्कूलों का, कॉलेजों का, दफ्तरों का, रहन सहन का, पब्लिक का, लोगों के घरों का, सबका हाल पैदा होगी, उसके साथ हम भी हैं। यानी हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी यहाँ पर स्वीकार करनी है। पॉलिटिक्स में भी ये बात आ गई। हाँ जी। तो जब सब चीज़ें खराब होगी तो फिर ये आपके सामने आ जाती है, वो सामने आते नहीं आपको। सर मित्तल साहब, ये बताएं कि आपने टीचर रहे, लॉयर रहे, फिर उसके बाद आपने फिल्मों में काम किया, टेलीविज़न पे काम किया, फॉरेन कंट्रीज़ गए, उसके बाद फिर अचानक जो परिवर्तन आया, फिर आप जो ज्ञान में आए, वो सिलसिला कैसे शुरू? नासिर भाई, मैं सच कहता हूँ, ज्ञान में मैं अभी नहीं आया। मैं एक्चुअली 40 ईयर्स से ज्ञान में हूँ, ये मेरा चाल चलन कहता है। फिल्म लाइन में मैं किसी पार्टी में जाता नहीं था, क्योंकि मैं ना पीनी ना टच करनी, और बड़ी बड़ी पार्टियों का इंचार्ज मैं था। सब कहते हैं मित्तल साहब, फिर बात आएगी, मित्तल साहब बात करेंगे। और उसके बाद वहाँ पर भी जाना तो इतनी मैं भक्ति करता था, और भक्ति कि मैं ये सोचता था भी यार लोग कहते हैं हमें कमाई, तो हम ठगी से कमाई करते हैं, ठगी से कमाई करते हैं, यहाँ तो हमें तो कुछ दिखाई नहीं देता, तो भक्ति करता है। मगर नहीं यार, भगवान है, भगवान कहीं पर मुझे देख रहा है। अगर मैं भक्ति करता हूँ, मैं सच्चा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता, किसी को दुख नहीं देता, संतुष्ट रहता हूँ, मुझे अपने घर में संतुष्टता है, चाहे छोटा घर है, चाहे लोग मुझे कहते हैं मित्तल आ गया, मित्तल आ गया, नहीं, ये मगर मित्तल नहीं बोल रहा, ये भगवान की कृपा है। वो मगर ऊपर बैठा है मगर वो शायद ना आए, मैं नहीं जानता, पर मगर नहीं, मैं नहीं हो सकता। मुझे इतना यकीन था कि वो मेरी जो अच्छी एक्टिविटी है ना, वो देख रहा है, कभी मुझे काम आएगी, मैं नहीं जानता, मैं ये काम करता था। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से आप कब जुड़े? मेरे 5 साल हो गए जी। पिछले 5 साल से आप इससे जुड़े हुए हैं? मेरी लड़की को 11-12 साल हो गए। अच्छा जी। और मैं अभी 5 साल से भी मेरी लड़की दूसरी ज्ञान में आई, और वो सब हम इंडिपेंडेंट आए हैं। ये नहीं भी मेरी लड़की ने मुझे देखा, उसको मैं देखा, एक्चुअली इंडिपेंडेंटली बाबा ने बुलाया हमें, ताकि वो कहते पूछे ना, इंडिपेंडेंटली। मेहर मित्तल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ये थे मेहर मित्तल, पंजाबी फिल्मों के सुपर कॉमेडियन, प्रोड्यूसर, एक्टर,
जिन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया, लगभग 180 फिल्में इनकी रिलीज़ हुई, टेलीविज़न सीरियल्स में काम किया, अब बाबा के ज्ञान में हैं, पिछले 5 वर्षों से ज्ञान में हैं। आज इनके साथ मुलाकात थी, अगली मुलाकात फिर किसी और एक्टर के साथ या किसी और शख्सियत के साथ या किसी और क्षेत्र की बड़ी हस्ती के साथ होगी। एक मुलाकात में अभी यहीं पर इजाज़त दीजिए। नमस्कार। ओम शांति।